साथ ही इस वीडियो के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको हमको समझना है, वो है आर्थिक पक्ष। जो हमारा धन दौलत संपत्ति है, संपदा है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, इसका जो आर्थिक पक्ष है, किसके पास कितना होगा, किसको कितना धन होगा, किसको कितना पैसा मिलेगा, ये सब राजसत्ता तय करती है। जिसमें गोलवलकर ने इस वाले आर्थिक पक्ष पे कोई भी चर्चा इस किताब के अंदर नहीं की है। उसी तरीके से सावरकर ने भी अपनी हिंदुत्व की थ्योरी के अंदर जो आर्थिक पक्ष है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। इसी तरीके से आरएसएस की जो शाखाएं चलती हैं उसके अंदर किसी भी आर्थिक पक्ष की चर्चा नहीं होती है। उसके अलावा आरएसएस के जितने भी विचारक हैं, जितने भी इनके स्वयंसेवक हैं, ये सारे लोग कभी भी किसी आर्थिक पक्ष की चर्चा नहीं करते, किसी आर्थिक नीति की चर्चा नहीं करते, किसी सामाजिक व्यवस्था की चर्चा नहीं करते। ये चर्चा किस बात की करते हैं? हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र के साथ में मनुस्मृति, मनुस्मृति का जो राज है उस राज व्यवस्था को ये सही राज व्यवस्था बोलते हैं। तो हमको क्या समझना है कि आर्थिक पक्ष के अंदर अभी मनुस्मृति की जो व्यवस्था थी वो किस तरीके की थी, पहले उसको समझ लेते हैं। जो मनुस्मृति है, जो हिंदू धर्म से चलने वाली राजाओं की राज व्यवस्था थी, कैसे चलना है, कैसे दंड होगा, कैसे राजा को अधिकार होंगे, जनता को क्या अधिकार होंगे, सब कुछ मनुस्मृति का जो लिखा हुआ उसी से तय होता। ये कह सकते हैं कि राजाशाही का संविधान क्या था? मनुस्मृति था। तो ये दोनों फर्क हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान का राज है, जो धर्म आधारित राज व्यवस्था उसके अंदर उस धर्म का कोई ऐसा ग्रंथ है, कोई नियम है। जैसे इस्लाम के अंदर क्या है? कुरान है। हिंदू धर्म के अंदर सब कुछ मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है। उसी तरीके से बाकी ईसाई धर्म है, दूसरे धर्म है, सब धर्मों के अंदर इसी तरीके से वो उसका जो नियम है वो लिखे हुए हैं। मगर सबके तंत्र जो आर्थिक पक्ष है उसके ऊपर चुप हैं। ये सभी धर्मों की बात है और जिन धर्मों की राजसत्ता रही, सभी राजसत्ताओं का यही चरित्र है जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। मनुस्मृति के अंदर राजा कौन होगा और धन किसके पास होगा, व्यापार किसके पास होगा, ये तय था। जिसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीन जातियां ऐसी थी, तीन वर्ण ऐसे थे जिनके पास राज सत्ता का, धन का, दौलत का, संपत्ति का कब्जा था। कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। बाकी जो आम जनता थी वो सारे थे शूद्र। तीन को छोड़ के बाकी सब थे शूद्र। राजपूत क्षत्रिय नहीं है, ये ध्यान रखना। राजपूत 6वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा सारे थे शूद्र, जिसमें ओबीसी की जातियां थी, जिसमें ये राजपूत भी थे, जिसमें ये पटेल भी थे। जितने टाइप के लोग हैं वो सब शूद्र थे। आज हम सब लोग अपने आप को शूद्र नहीं मानते, ओबीसी की जातियां भी शूद्र नहीं मानती हैं। जो जनता थी उसके पास उसको संपत्ति रखने का, धन रखने का अधिकार ही नहीं था। इनकी सेवा करके जिंदा रहना, इनकी सेवा करके जो दे दें उसको खा के जिंदा रहना है। वो अगर अपना जूठन दे दें तो जूठन खा के जिंदा रहना। वो फटे पुराने कपड़े दे दें तो फटे पुराने कपड़े पहन के जिंदा रहना। वो खेती नहीं कर सकते, वो व्यापार नहीं कर सकते, सिर्फ मेहनत कर सकते। जो वैश्य थे, व्यापारी थे, उस समय बड़ा व्यापार किसान का था, गौपालन का था। तो इसका जो मेहनत करने वाले लोग कौन थे? ये सारी ओबीसी की जातियां थी। ये हमको ध्यान रखना है। तो जो आम जनता थी उसको जमीन रखने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था। यानी जनता को निर्धन बना के रखा था। जनता निर्धन होगी और धन किनके पास होगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। राजसत्ता किसके पास होगी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इन्हीं के पास राजसत्ता होगी, इन्हीं के पास धन होगी, इन्हीं के पास जमीन होगी, इन्हीं के पास पैसा होगा, इन्हीं के पास संसाधन होंगे, इन्हीं के पास सब कुछ होगा। बाकी जनता क्या है? मेहनत करके जिंदा रहना है।
तो सेवा का में रूप में ये जातियां बनी थी, जिसमें कुम्हार का काम है कि घड़ा बना के सेवा करना, कुशवाहा का काम था कि वो सब्जी लगा करके सब्जी खिलाना, ये सेवा करना, और उसके बदले में जीवन जीने लायक कुछ उसको मिल जाएगा। नाई का काम था सबके बाल बनाना, हजामत करना, सेवा करना। यादव और पालों का काम था जानवरों का पालन करना, और जानवरों का पालन करके उनका दूध घी जो बाकी है वो उसको उसकी सेवा करना। मालियों का काम था कि फूल लगाना, उनको फूल देना। इस तरीके से जितने भी जरूरत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को लगती थी, उस जरूरत की पूर्ति के लिए ये सारी जातियों को तय किया गया था, और सारी जातियां सेवा भाव में ये सारा काम कर रही थी। अब इतना ही काफी है। ये मनुस्मृति का एक साफ चेहरा है, आर्थिक चेहरा, जिसको हमको समझना है। इसलिए आज हम ये पाते हैं कि जो ओबीसी की जातियां, उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास धन नहीं है, आज भी निर्धन है, क्योंकि जब से राजाशाही व्यवस्था शुरू हुई तब से लेकर के आज तक इनको पीढ़ी दर पीढ़ी धन का रखने का, धन इकट्ठा करने का अधिकार ही नहीं था। तो हम क्या पाते हैं कि इसका वर्गीकरण था। सत्ता, पैसा, धन दौलत, संपत्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के पास, ये वर्गीकरण था, ये सुनिश्चित था। धन रखना इन्हीं का हाथ में है, बाकी कोई धन नहीं रख सकता। सत्ता इन्हीं के हाथ में आएगी, बाकी कोई सत्ता के पीछे नहीं जा सकता। इसी तरीके से जो जनता है उसका काम सेवा करना है। जो मेहनत कश वर्ग था, मजदूर था, दासियां थी, रानियां थी, सेवक थे, गुलाम थे, कहार थे, माली थे, ये सब कुछ था, ये सब मेहनत कश वर्ग था। ये हमको तो इस तरीके से मनुस्मृति में दो तरीके का शुद्ध एक वर्गीकरण है। एक लूटने वाले हैं, एक लूटने वाले हैं, एक उच्च जाति है, एक नीचे जाति है। तो ये जो वर्गीकरण इसके अंदर था, आरएसएस इसी वर्गीकरण को लागू रखना चाहता है। ये आरएसएस की आर्थिक पक्ष की दिशा है। एक पक्ष तो ये हो गया साथी, जिसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब दूसरा पक्ष जिसको समझना है कि संविधान का राज आया। संविधान का राज आने के बाद से अब सारी व्यवस्था बदल गई। आरएसएस 1925 में बना था, और 1925 के बाद से 1950 में जनसंघ बना था। जनसंघ के साथ में जितने भी इनकी राजनीतिक पार्टी थी, जो भी ताकत थी, उसने कभी आर्थिक सवाल नहीं उठाए, ये ध्यान रखना है। इन्होंने सबने एक थ्योरी दी, जिस थ्योरी के अंदर इनका समझ ये था कि जो ये असमानता है, ये प्रकृति का नियम से असमानता है, वही असमानता इसी रूप में रहेगी। यानी कि जो मनुस्मृति के अंदर असमानता थी, उसी असमानता को राजनीतिक रूप से आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने नए रूप में, नए थ्योरियों के साथ उसी रूप में उसको स्वीकार किया। इस बात को भी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसके बाद साथियों 1925 से लेकर 2014 तक ये बीच का सफर है, जब आरएसएस कभी राज सत्ता में नहीं रहा। अटल बिहारी की सरकार बनी थी, उस समय भी परिवर्तन हुए थे, उस समय भी इसी दिशा में सरकार चली थी, मगर 2014 से हम स्पष्ट रूप से आज हम इस आरएसएस के चरित्र को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जब 1925 से लेके 2014 के बीच में जब इनके हाथ में राज सत्ता नहीं थी, तब ये स्वदेशी की बात करते थे, आम जनता की बात करते थे, और आम जनता के दुख दर्द की बात करते थे। मगर बीजेपी ने और जनसंघ ने कभी वर्गीय दृष्टि से किसी भी मुद्दे को कभी नहीं उठाया। अब उसके बाद से जब ये आजादी के आंदोलन के बाद नई पूंजीवादी व्यवस्था हमारे देश में लागू हुई, उसके बाद से आरएसएस का जो रुख था वो पूंजीवादी व्यवस्था के साथ था, पूंजीपतियों के साथ था। ये हमको ध्यान रखना। और शुरुआती दौर से जब से आरएसएस बना, हम ये देखते हैं कि जो दशहरा को इनका आरएसएस का प्रमुख कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के अंदर जो प्रमुख अतिथि होता है, बड़े समय से वो एक पूंजीपति होता है। एक पूंजीपति होता है, ये आज भी होता है। जब दशहरा का कार्यक्रम हो तो आप उसको देख सकते हैं।
इसलिए हम आरएसएस का जो वर्गीय चरित्र है वो हमें पाते हैं कि आरएसएस शुरू से पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था और अति दक्षिणपंथी विचारधारा के रूप में उसकी विचारधारा थी। दूसरा, आरएसएस की विचारधारा एक साम्राज्य कायम करने की थी। हिटलर की जो साम्राज्यवादी विचारधारा थी, आरएसएस की भी साम्राज्यवादी जो विचारधारा उसका आरएसएस समर्थक है। इसलिए हिटलर की विचारधारा को समर्थन किया और आज वो अमेरिका के पिछलग्गू बन गए। नरेंद्र मोदी के आते ही नरेंद्र मोदी एक तरफा अमेरिका के पिछलग्गू हो गए। जो हमारी गुटनिरपेक्ष की विदेश नीति थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया, खुले रूप से एक साइड चले गए हो। तो आज के हमको चरित्र को समझना है कि जो पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के पास राज सत्ता थी उसका चरित्र इस पूंजीवादी व्यवस्था में बदल गया। जो जाति आधारित और धर्म आधारित जो व्यवस्था थी, अब वो पूंजीवादी व्यवस्था में उसका चरित्र बदल गया, उसके जो रूप बदल गए। अब क्या रूप बदल गए? जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के पास जो राजसत्ता धन संपत्ति का अधिकार था वो पूंजीवादी व्यवस्था में अब पूंजीपति के पास आ गया। जो पूंजीपति है, जिसके पास धन है, संपत्ति है, उसी के पास राजसत्ता रहेगी, वही राजसत्ता को चलाएगा, उसी के हिसाब से राजसत्ता चलेगी, धन दौलत सारी उसी के पास रहेगी। और पूंजीवादी जो राज व्यवस्था है वो पूंजीपति के हिसाब से राज व्यवस्था को संचालित करेगी। अब पूंजीवादी व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का स्थान किसने ले लिया? टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी ने ले लिया, पूंजीपतियों ने ले लिया। ये हमको समझना है। इसलिए आज की तारीख में हम ये पाते हैं कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के पास पूरी राजसत्ता धन दौलत थी, आज पूरी राजसत्ता की चाबी धन दौलत संपत्ति खजाने पैसा पूंजीपतियों के पास है। तो इस चरित्र को समझना है हमको। उसके अलावा जो मनुस्मृति में शूद्र थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा शूद्र थे, जो मेहनत कश वर्ग था, आज भी शूद्र के रूप में मेहनत कश वर्ग है। और मेहनत कश वर्ग किस रूप में है? कारखानों के मजदूर के रूप में, कर्मचारी के रूप में, स्टाफ के रूप में है, मैनेजर के रूप में है, गांव खेड़ों में मजदूरों के रूप में है, घर पे काम करने वालों के रूप में है, मकान बनाने वालों के मिस्त्री रेजा इसके रूप में है, दुकानदार छोटे छोटे दुकानदारों के रूप में है, ये जो किराने की दुकान है, इस तरीके के जो हमारे व्यापारी भाई हैं उस रूप में है। ये व्यापारी जो है ये पूंजीपति नहीं है। ये गलत फहमी से थोड़ा बचना है। इसलिए हमको समझना है कि जो शूद्र थे, शूद्र के रूप में आज ये पूरा वर्ग है, जितना भी मेहनत कश वर्ग है, टाटा, बिरला, अंबानी, पैसे में जिनका 200 करोड़ से ऊपर जिसकी संपत्ति है वो पूंजीपति है। 200 करोड़ से नीचे जिसकी संपत्ति है वो जो है आज की मनुस्मृति की परिभाषा के हिसाब से वो शूद्र है। और जिसके पास कुछ नहीं है वो अति शूद्र है। आप इस तरीके से आज की व्यवस्था को और मनुस्मृति की व्यवस्था से अपने आप को कंपैरिजन करके समझ सकते हैं। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, अब आरएसएस इस नई पूंजीवादी व्यवस्था के साथ है। आरएसएस की सारी विचारधारा इस नई पूंजीवादी व्यवस्था के साथ है। पहले किसके साथ थी? राजाओं के साथ थे, राज व्यवस्था के साथ था, जो मनुस्मृति के अंदर था। आज जो आरएसएस है, ये आरएसएस जो धर्म की सोच को लेकर के राजनीति करना चाहते हैं, ये अति दक्षिणपंथी लोग हैं और देशी विदेशी पूंजीपतियों के साथ हैं। अब ये एक पक्ष आप समझ गए होंगे। तो जब ये पूंजीपतियों के साथ है, इसलिए जो मेहनत कश वर्ग है, जो शूद्र है मनुस्मृति के हिसाब से, उसका शोषण करना उनके हिसाब से बिल्कुल सही है। तो पूंजीपति जो मजदूर का, कर्मचारी का शोषण करता है, उसको आरएसएस सपोर्ट करता है। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने श्रम कानून खत्म कर दिए।
स्थायी नौकरी खत्म कर दी। उससे क्या हो गया, स्थायी नौकरी सब ठेकेदारी में, फिक्स टर्म में, नौजवान जो है उससे क्या हो गया कि लोग गुलामों की तरह काम करेंगे और कम से कम पैसे में काम करेंगे। इस नीति का संबंध देखते जाना। श्रम कानून खत्म किए, ये वही व्यवस्था की तरफ नरेंद्र मोदी और आरएसएस बढ़ रहा है जो मनुस्मृति की व्यवस्था, जिसमें शूद्रों के पास कुछ नहीं होना है, शूद्र सेवक होना है, शूद्र दास होना है, और शूद्र हमेशा अपने मालिक की दया पर निर्भर होना है। मालिक जितना खाने को दे दे उसमें जिंदा रहना है। मालिक यदि केवल खाने के लिए दे, रूखी सूखी रोटी खाने के लिए दे, तो रूखी सूखी रोटी खाना है। तो जिस तरीके से मनुस्मृति का में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मालिक थे उनकी सेवा करना धर्म था, इसी मानसिकता से आज की तारीख में मजदूर को, कर्मचारी को, नौजवानों को, मेहनतकश वर्ग को, पूंजीपतियों की सेवा करना, उनका लिए काम करना, उनके भले के लिए खड़ा रहना, ये इनका धर्म है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे कारखाने के अंदर बहुत सारे बाबा हैं जो इस बात को मेहनतकश वर्ग को समझाते हैं कि आपका ये धर्म है, यहां पे आपको सेवा देना, आपको भगवान ने कला दिया है, इसलिए आपका धर्म है ये सेवा करना। आपको यहां हड़ताल नहीं करनी, आपको यहां कुछ मांग नहीं करनी, आपका मालिक जो वेतन दे वो आराम से खुशी से लेना है। ये सारा कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट आरएसएस प्रचार करता है। इसीलिए पूंजीपति को आरएसएस बचाता है, पूंजीपति का संरक्षण करता है, और आम जनता जो मेहनतकश वर्ग है उसको लूटने का स्पेस देता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने सारे श्रम कानून खत्म कर दिए, फिक्स टर्म ला दिया, ट्रेनिंग अप्रेंटिस के नाम पे शोषण कर दिया, स्थायी नौकरी खत्म हो गई, श्रम कानून खत्म हो गए। तो हमको यह समझना है कि यह सारा दिशा मनुस्मृति का दिशा है, गुलामी वाला। उस गुलामी को, मेहनतकश को गुलामी के लाने के लिए ये सारे अधिकार जो थे वो सारे अधिकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म किए। अब मुझे लग रहा कि आप पकड़ लिए होंगे। अब दूसरा पक्ष ये समझना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आज निजीकरण कर रही है। निजीकरण करके वो क्या करना चाहते हैं, देश के ऊपर, देश के संसाधनों के ऊपर देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा कराना चाहते हैं। तो ये कब्जा क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का मालिक कौन है? पूंजीपति। ये पूंजीपतियों के पालतू हैं, पूंजीपतियों के दलाल भी कह सकते हैं, पूंजीपतियों के लोग कह सकते हैं, पूंजीपतियों के चाकर कह सकते हैं, उनकी रोटी पे पलने वाले लोग हैं। इसलिए ये उनके लिए काम करते हैं। ये शब्द मैंने थोड़ा सा गंभीर बोल दिए, इसको अन्यथा नहीं लेना, मैंने समझाने के लिए शब्द बोले हैं। तो साथियों, हमको इस बात को समझना है कि आरएसएस का जो चरित्र है उस चरित्र को हमको अच्छी तरीके से आर्थिक पक्ष में समझने की जरूरत है। दूसरा, आप देखो, निजीकरण के माध्यम से उन्होंने पूरी तरीके से पूरे देश के सारे संसाधनों पर देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवा रहे युद्ध स्तर पर, ताकि हमारा देश देशी विदेशी पूंजीपतियों का गुलाम हो जाए। और यही आरएसएस चाहता है। आरएसएस क्या चाहता है कि हमारे देश पे कब्जा किसका हो? देशी विदेशी पूंजीपतियों का हो। पूरे संसाधन देशी विदेशी पूंजीपतियों के कब्जे में हो, और देशी विदेशी पूंजीपति ही यहां की राज सत्ता को चलाएं, और जो मजदूर हैं, मेहनतकश वर्ग हैं, वो इनके गुलाम रहें, वो इनके सेवक रहें, वो इनकी दया पे निर्भर रहें। इसलिए श्रम कानून खत्म किए। मुझे लग रहा कि अब आप पकड़ लिए होंगे। दूसरा एक पक्ष और समझ, जैसे अभी किसान का कानून लेकर के आए। किसान की खेती का जो सेक्टर वो भी इंडिपेंडेंट है। खेती का सेक्टर ऐसा जो बहुत बड़ा रोजगार देता है, और किसान अभी भी स्वतंत्र है अपनी खेती को लेकर। तब कि उसको सरकार ने महंगाई बढ़ा के, उसकी फसल की कीमत बढ़ा के उसको फंसा दिया, मगर अभी वो मजदूर नहीं बना, अभी वो गुलाम नहीं बना।
तो ये कानून में संशोधन करके बहुत सारी देशी विदेशी कंपनियों को लाके कृषि सेक्टर में भी, जैसा अमेरिका में है, वहां पर कोई 2 एकड़ 10 एकड़ का किसान तो छोड़ दीजिए, वहां 200 एकड़ 500 एकड़ 1000 एकड़ 10,000 एकड़ ऐसा बड़ा बड़ा कंपनियों का फार्म हाउस है। तो छोटा मोटा किसान, बाकी जनता मजदूर हो गया। तो मजदूर होकर के किसके लिए काम कर रहा? कारखानों में काम कर रहा, पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा। पूंजीपतियों को मैन पावर चाहिए, इसलिए बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है। ये सब चीजें जुड़ी हैं साथियों। बेरोजगारी इसलिए बढ़ाई जा रही ताकि मैन पावर सस्ता हो। मैन पावर सस्ता होगा तो पूंजीपतियों को सस्ता मैन पावर मिलेगा। स्थायी नौकरी खत्म हो गई, कभी भी भगा होगा तो गुलामी करेगा, गुलाम रहेगा। जैसे आज गुलामी है, चाहे 12 घंटे काम करा लो, चाहे 10 घंटे काम करा लो, चाहे कम से कम पैसा दो, चाहे बहुत बुरी दुर्दशा है। तो ये सारी सिचुएशन नरेंद्र मोदी की सरकार पैदा कर रही। आर्थिक पक्ष पे हमको ये समझना है कि ये निष्कर्ष के रूप में, जिसको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाना है कि आर्थिक पक्ष में आरएसएस का जो चरित्र है, अति दक्षिणपंथी संगठन का लोग हैं ये, और ये पूंजीवादी व्यवस्था देशी विदेशी पूंजीपतियों को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके लोग हैं। इसीलिए धर्म के नाम पर आम जनता को लड़ाते हैं, धर्म के नाम पर इतने सारे विवाद कराते हैं, धर्म के नाम पर आम जनता के दिमाग में प्राथमिक मुद्दा क्या बनाते? धर्म बनाते हैं। आर्थिक सवाल, उसकी रोजी रोटी जिंदगी का सवाल प्रमुख सवाल नहीं बनने देते। इसलिए आज हमारे देश के अंदर धर्म के सवाल प्रमुख हैं। इसलिए आरएसएस हिंदू मुसलमान के अंदर विवाद कराता है। इसलिए आरएसएस की जो थ्योरी है उसके अंदर यह है कि हमारे देश के अंदर के मुसलमान और जो ईसाई हैं और कम्युनिस्ट हैं, ये विदेशी हैं, ये देश के दुश्मन हैं। तो ये सारा विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ संबंध है, जिसको हमको अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। तो साथियों, ये आर्थिक पक्ष जो मैंने आपके सामने रखा, आरएसएस का ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि आरएसएस ये चाहता है कि हमारे देश के अंदर मनुस्मृति का राज पुनः कायम हो, जिसके लिए उन्होंने जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है हर स्तर पर इसका काम शुरू कर दिया है। ये हमारी देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा, हमारे देश के नौजवान को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसके दिमाग में धर्म का नशा चढ़ा दिया, धर्म में उसको पागल कर दिया। तो उसको धर्म में पागल करके बाकी सारी चीजें जो कर रहे हैं, वो बाकी सारी चीजें समझ नहीं पाया, उसकी समझने की शक्ति नहीं है। और पूरा मीडिया से लेके प्रचार तंत्र जो है, ये सारी चीजों को बताने को तैयार नहीं है, सब चीजों को छुपाता है। और धर्म के सवाल हैं, आपसी के लड़ाई झगड़े के सवाल हैं, उन सारे सवालों को वो मुद्दा बनाता है, जनता के दिमाग में प्रमुखता से खड़ा करता है, ताकि आम जनता के दिमाग में वही सवाल प्रमुख रहें। इस साजिश को, इस षड्यंत्र को भी हमको अच्छी तरीके से समझना है। अब मैंने श्रम कानूनों को बता दिया, आपको निजीकरण का बता दिया, देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा कराना है, सरकारी सेक्टर को बर्बाद करना है। इनकी जो नीति है, मोदी का जो नीति है, सरकारी सेक्टर पूरा बर्बाद करना है, सरकारी सेक्टर पर देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवाना है। सारे संसाधन पूंजीपतियों के कब्जे में होंगे तो हमारा देश स्वतः पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। जैसा वो चाहेंगे उसी तरीके से देश चलेगा, जैसा वो नहीं चाहेंगे वैसा देश नहीं चलेगा। एक पक्ष ये है जिस पर आरएसएस काम कर रहा है, श्रम कानूनों को खत्म करके मेहनतकश वर्ग को गुलाम बना दिया। किसका? पूंजीपतियों का। खेती में कानून ला करके, खेती सेक्टर में पूंजीपतियों को ला करके उस पर खेती पर कब्जा कराने का रास्ता भी 3 काले कानूनों से खोला है, जिसके बारे में किसान लड़ रहे हैं। यदि ये किसान जीत जाते हैं, ये सरकार पीछे हटती है तो किसानी बचेगी। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो किसानी भी पूंजीपतियों के हवाले हो जाएगी, पूंजीपतियों के कब्जे में चली जाएगी। तो किसान जो करोड़ों करोड़ किसान हैं, उसकी आने वाली पीढ़ी मजदूर होगी, खेत मजदूर होगी और इन पूंजीपतियों का गुलाम होगी, पूंजीपतियों का मैन पावर होगी। तो ये सेक्टर में, खेती के सेक्टर में नरेंद्र मोदी की सरकार जो है काम कर रही है।
और साथियों, हमारे देश में जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, कोयला हो, लोहा हो, जितने भी संसाधन हैं, बहुत सारे उर्वरक हैं, बहुत सारे तत्व हैं जमीन के अंदर, तेल है, पत्थर है, बहुत सारे तत्व हैं। आजकल खास तौर से जो आदिवासी इलाके हैं उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही हैं और वहां से बहुत सारा जो है, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन कर रही हैं। पत्थर जहां है, पत्थर का जमीन से निकाल रही हैं। तो ये हमको समझना है साथियों कि प्राकृतिक संसाधनों पे भी नरेंद्र मोदी की सरकार देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवा रही, आज तो नंगे रूप में करवा रही। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से चाहते हैं कि जितना भी आर्थिक संस्थाएं हैं, आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक संसाधन है, हमारी धरती के अंदर भी जो भी संसाधन है वो सारे संसाधन देशी विदेशी पूंजीपतियों के हवाले कर दिए जाएं। फाइनल निष्कर्ष क्या है? आम जनता जो करोड़ों करोड़ है, हमारे देश में पूंजीपति 1% है, आम जनता 99% है। सारा कब्जा 1% का हो पूरे देश के संसाधनों पर। जिस प्रकार से मनुस्मृति के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उस समय 5% होंगे संख्या में, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का 5% का कब्जा था। आज भी हम 1% टॉप पूंजीपति हैं, बाकी और जोड़ लेते हैं, जो बहुत लोग जो थोड़े अमीर हैं वो भी अपने आप को पूंजीपति मान लेते। 5% मनुस्मृति में 5% के पास पूरा धन दौलत राजसत्ता संपदा प्राकृतिक संसाधन सब कुछ उनका था। तो आज पूंजीवादी व्यवस्था में नरेंद्र मोदी की सरकार इन 5% लोगों के पास प्राकृतिक संसाधन से लेके आर्थिक संसाधन से लेके सब कुछ 5% लोगों के पास होगा, उस पर युद्ध स्तर पे काम कर रही है। ये है आरएसएस की मानसिकता और मनुस्मृति को कैसे लागू कर रहा है। ये खेल चल रहा है, आरएसएस जो खेल कर रहा है हमारे देश के अंदर, जिसको देश की जनता को समझने की जरूरत है। आरएसएस एक भारी षड्यंत्र कर रहा है देश के खिलाफ, देश की आम जनता के खिलाफ, देश की आम जनता को गुलाम बनाने के लिए। उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, उसकी आने वाली नस्लें पूंजीपतियों की गुलामी में जिए, गुलामी दर पीढ़ी गुलामी में जिए। उसकी सारी व्यवस्था नरेंद्र मोदी की सरकार आरएसएस कर रही है। 2014 से युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं और 2024 तक उनका टारगेट है कि जितना भी संसाधन है सबको बेच देना, सब पर देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करा देना है, कुछ भी ना बचे। इस लक्ष्य के साथ अंधे होके काम कर रहे हैं। ये वाला जो पक्ष जो मैं समझा रहा हूं, ये कहीं चर्चा नहीं होता। आरएसएस कभी इस पक्ष पे चर्चा नहीं करता। रोजी रोटी रोजगार पे आरएसएस कभी चर्चा नहीं करता। मजदूर की दुर्दशा, भूखे लोग मर रहे हैं, बिना इलाज के मर रहे हैं, बिना शिक्षा के अनपढ़ रह रहे हैं, इन सारे सवालों पे कोई चर्चा ना करे, ये आरएसएस चाहता है। और आरएसएस क्या चाहता है? सब कुछ पैसे वालों के। पढ़ा लिखा शिक्षित कौन होगा, अधिकारी अफसर कौन होगा? पूंजीपति का बेटा, जिसके पास अथाह पैसा है। इसीलिए शिक्षा का निजीकरण कर दिया, शिक्षा को महंगा कर दिया, सरकारी शिक्षा जो मुफ्त की शिक्षा थी उसको खत्म कर दिया। जो भी सरकारी स्ट्रक्चर है उसको खत्म करने में लगे, सब खत्म कर देंगे। स्वास्थ्य में क्या किया? इलाज में जिसके पास पैसा है वो जिंदा रहेगा, नहीं पैसा होगा तो मर जाएगा। झाड़ फूंक कराएगा, दुनिया के रास्ते बता दिए, फलाने बाबा के पास जाओ, बैरागी के पास जाओ, झड़वा लो, फुकवा लो, दुआ करवा लो, पैसे नहीं है तो ये करवा के मर जाओ। मगर अस्पताल जो प्राइवेट अस्पताल है, सरकारी अस्पताल खराब कर दिए, सरकारी अस्पताल बर्बाद कर दिए, उनका स्ट्रक्चर पूरा ध्वस्त कर दिया। प्राइवेट अस्पताल आगे, बड़े बड़े पूंजीपति आगे, बड़ा बड़ा पैसा लगता है। गरीब आदमी तो उनके अस्पताल के अंदर घुस नहीं सकता, गलती से घुस गया तो उसकी जमीन जायदाद सब कुछ बिक जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसमें भी वर्गीय चरित्र हो गया। शिक्षा पूंजीपति को मिलेगी, स्वास्थ्य पूंजीपति को मिलेगा, संपत्ति पूंजीपति के पास होगी। ये सारे कॉन्सेप्ट हमको देखना है कि वन साइड, एक तरफा जनता को पूरा असहाय बना रहा है, जनता को असहाय बना रहे, जनता को निर्धन बना रहे। इसलिए अमीरी गरीबी की खाई बहुत तेजी से बढ़ रही है।
आम जनता, मध्यम वर्गीय जो आदमी, उच्च मध्यम वर्गीय आदमी भी नीचे आ रहा, गरीब हो रहा, मध्यम वर्गीय आदमी और गरीब हो रहा। गरीब तो बिल्कुल उसकी दुर्दशा हो रही, उसको बहुत मुश्किल हो रहा, वो सिर्फ दया पर जिंदा है, उसके बाद 2 वक्त की रोटी मुश्किल है। और आने वाले दिनों में ये सारा और मुश्किल होने वाला। युवा पीढ़ी को पूरी तरीके से गुलामी में काम करने का रास्ता नरेंद्र मोदी की सरकार ने बना दिया। तो आने वाली हमारी पीढ़ियां बहुत बुरे समय में जाएंगी, बहुत बुरी इनकी दुर्दशा होगी। तो ये जो आर्थिक वाला पक्ष है, आरएसएस की जो मानसिकता है, गोलवलकर, सावरकर सबके बारे में चुप हैं। जितने भी हिंदू राष्ट्र के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे जो राजसत्ता कायम करने वाले लोग हैं, ये सारे राजाशाही व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, राजा और सत्ता के गुलाम थे, उनके लिए काम करते थे, उनकी चाकरी करते थे। आज पूंजीवादी व्यवस्था में ये पूंजीपतियों के साथ हैं, पूंजीपतियों के चाकर हैं, उनके नौकर हैं, उनकी रोटियों पे पलने वाले लोग हैं, उनकी सेवादारी करने वाले लोग हैं। उन्हीं के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसको हमको समझना है और हमारे देश की आम जनता को समझना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है साथियों, जिसको ध्यान रखने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने काफी तथ्य रख दिए, अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आज तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये आज कर रहा है, भाजपा की सरकार एक खुले रूप में कर रही है, युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। तो आज हम समझ सकते हैं कि ये क्या बोल के सत्ता में आए हैं, और सत्ता में आने के बाद क्या कर रहे हैं। जनता को धर्म की लड़ाई में लगा करके देश पर देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करा रहे हैं और देश की आम जनता को निर्धन बना रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं, असहाय बना रहे हैं। ये निष्कर्ष है नरेंद्र मोदी आरएसएस की राजनीति का, ये निष्कर्ष है। इस निष्कर्ष को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए। अब इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि इस बात को, जो आर्थिक पक्ष है, इसको अच्छी तरीके से समझ के इन सारी चीजों को हमारे देश के हर नौजवान के पास, हर युवा के पास इस जानकारी को भेजने का कष्ट करें। इसका अर्थ है कि इसको, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। दूसरा निवेदन है साथियों कि हमारी चैनल की जो प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट में बहुत सारे फोल्डर हैं। दर्शन सीरीज का फोल्डर, जिसमें हमने बहुत ऋग्वैदिक काल से सारा चीज कवर किया, पूरी हिस्ट्री कवर की हुई है, उसको आप सुन सकते हैं। गुलामी की सीरीज है, बैंक घोटाले की सीरीज है, निजीकरण के ऊपर बहुत सारे वीडियो, किसान आंदोलन के ऊपर बहुत सारे फोल्डर हैं। तो इन सारे फोल्डरों का विजिट करें, जो भी वीडियो अच्छे लगते हैं उनको सुने, और सुनने के बाद सारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाने का सहयोग करें। ये हमारा आपका जिम्मेदारी देना, क्योंकि हमारे देश को बचाने का जरूरत है। आज देश के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, षड्यंत्र से देश को बचाने की जरूरत है। देश के गरीब को, देश की आम जनता को बचाने का ये अभियान है, जिसके लिए आपको ये जागरूकता फैलाना पहले जरूरी है, क्योंकि उन्होंने दिमाग से अंधा कर दिया है, अकल से अंधा कर दिया, दिमाग से अंधा कर दिया। ये हमको समझना, ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं। अंत में निवेदन है साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल के साथ करोड़ों करोड़ लोगों को जुड़वाएं। अपने दोस्तों को भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। जो भी वीडियो हम बना करके डालें, हम निरंतर डालेंगे, उसको आप सुने और सुनने के बाद से उस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में, शेयर करवाने में सहयोग करें। आप सहयोग करेंगे देश को बचाने के लिए, तिरंगे वाली भारत माता को बचाने के लिए, आरएसएस से, षड्यंत्र से बचाने के लिए, हमारे देश को दोबारा पूंजीपतियों का गुलाम होने से देश को बचाने के लिए आप सहयोग करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो।